वेलकम बैक नाज़रीन। आपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव सुना जो पाकिस्तान में 26वीं आइनवी तरमीम जो है वो हो रही है। इसका हम ज़रा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो है वो उस पर बात करेंगे। सैयद अमजद अली शाह साहब हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका टाइम देने का। ये बताएं, तीन चार चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं, वन बाई वन इस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये किया गया कि सीनियर तरीन जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस अब नहीं बल्कि बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ अब ऐड हो गया, पैनल हो जाएगा कि 3 जजेस होंगे। उनमें से जो पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी 12 रुकनी कमेटी के जनाब ये कौन होंगे। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या वहाबुल खैरी वो अल जिहाद ट्रस्ट केस था उसमें भी और फिर 18वीं तरमीम में भी तमाम मुत्तफिका तौर के ऊपर कहा गया था जो सीनियर तरीन होंगे ताकि ये बैरूनी मुदाखलत ख़त्म हो जाए, वो चीफ जस्टिस खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन अब उसको चेंज किया जा रहा है। इसके पीछे आपको मंतक क्या समझ आती है? हुआ कि हम इससे पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन है उसमें बार कौंसिल भी पार्टी होती है, हमारा इस पे मुशावरत हो रही थी। तो मंसूर अली शाह साहब का ये फार्मूला था, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा बनाते हैं कि सीनियर जो मोस्ट हों 2-3, उनमें से हम सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी पर किसी को चीफ जस्टिस बनाएं। और इसी पर ही मंसूर अली शाह साहब के कहने पर मैडम आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक। तो ये वाली जो चीज है कि सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी पर, तो हम लोग तो इसलिए इसके हक में हैं कि इससे पहले रूल्स के हवाले से भी हमारी बात हुई और ये जजेस भी खुद भी ये चाहते थे कि इसी तरह होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक अलग चीज होती है। जो सीनियर मोस्ट 2-3 हो, उनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए ज्यादा सूटेबल हो उसको बना लिया जाए। कॉम्पिटेंसी अलग चीज है, लेकिन सूटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के हवाले से ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो सीनियरिटी की बुनियाद पे बनने वाले चीफ जस्टिस साहबान जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े कमजोर साबित हुए। तो एक चीफ जस्टिस जो 1 साल के लिए अगर बन जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा बेहतर फैसले करने वाला शख्स ना हो, तो इदारा 10 साल पीछे चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है और आईनी अमेंडमेंट अब हो रही है, लेकिन इससे पहले हमने जुडिशियल कमीशन के रूल्स में भी ये डाला है और ये मंसूर अली शाह साहब के मशवरे से डाला गया था, बल्कि उनके कहने पे डाला गया था। ठीक हुआ। अच्छा, दूसरा एक चीज इसमें एक और है कि इन 3 में से अगर किसी एक का इंतखाब किया जाता है और वो माजरत कर लेते हैं कि अच्छा जी किसी वजह से भी माजरत करते हैं, तो फिर जो अगला नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा चौथे नंबर वाला, तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा। क्या ये बेहतर ऑप्शन है या समझते हैं कि नहीं पहले 3 में से हो जाना चाहिए, अगर कोई एक रिफ्यूज करता है तो बाकी 2 में से? 3 में से ही होगा, लेकिन अगर 3 में से एक को वो करते हैं तीसरे नंबर वाले को, और वो रिफ्यूज कर देता है, ऊपर वाले 2 को तो पहले ही आप छोड़ चुके हैं। अच्छा। तो फिर उस पैनल में चौथे को डाल के 3 पूरे करके, तो फिर उस पैनल में जुडिशियल कमीशन जिसको मर्जी बना ले। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमने ये आर्मी में या फोर्सेस के अंदर रवायत देखी है कि वहाँ से अगर किसी जूनियर अफसर को सीनियरिटी पे लाकर उसको चीफ बना दिया जाए, तो फिर जो उसके साथ बाकी लोग होते हैं जो सीनियर होते हैं वो अमूमन रिज़ाइन करके चले जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमने ये देखा कि वहाँ पे जो सीनियर जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, अभी तक काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अगर ये होता है तो असूली तौर के ऊपर चले जाना चाहिए, या ये मुनासिब लगता है कि सीनियर जजेस जो हैं कोई जूनियर जजेस के नीचे ताबे काम कर रहे हों? नहीं, इस तरह से है कि फौज का एक अपना तरीकाकार है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस होता है उसके साथ जो बाकी जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जुडिशियल पावर्स बिल्कुल सेम है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। किसी ने किसी को सलूट नहीं करना होता, हर आदमी इंडिपेंडेंटली पूरी इख्तियार इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सिर्फ चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा अख्तियार ज्यादा मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार होता है, जुडिशियल अख्तियार नहीं होता उसका। कि जूनियर तो वो तब हो जाए कि इनके खिलाफ, इनके फैसलों के खिलाफ वो अपील सुने, तो वो इनके खिलाफ तो अपील सुन नहीं सकता क्योंकि ये बराबर सतह के जज होते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इतना जरूरी है कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। फौज का और इनका जो काम है मुख्तलिफ है, लेकिन अगर कर जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही है। ये जो एक और चीज है कि 3 साल की मुद्दत या 65 साल, जो पहले आ गया उस उसूल की बुनियाद के ऊपर रिटायर हो जाएंगे। ये गालबन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब बना था, इब्तदाई तौर के ऊपर शायद उसके अंदर यही था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था, तो अब दोबारा उसको बहाल किया जा रहा है, ऐसा ही है?
और ये बेहतर है? जी जी बेहतर है, ये बेहतर है। असल में 3 साल काफी टाइम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो अपने इदारे की खिदमत करने का। तो वो 3 साल गुजारे, बट ठीक है, उसके बाद दूसरे को बारी मिलनी चाहिए। कितना तेजी से ये देखे ना, ये अगर एक चीफ जस्टिस बनता है उसके 7 साल रहते हैं तो वो 7 साल चीफ जस्टिस रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि 7 साल चीफ जस्टिस रहने के बजाय 3 साल में वो काम करे, उसके बाद छोड़ दे, उसके बाद नया आ जाए, ताकि ये नया, जिसे हम कहते हैं ना कि ताजा हवा आनी चाहिए हर वक्त। सही है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के तजर्बे के बाद तो नहीं सियासतदानों ने ये सीखा या बुकला ने कि अच्छा नहीं, तो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, शायद उनका भी कोई अच्छा तजर्बा नहीं था। और बेहतर वैसे यही है कि 3 साल या 65 साल जो भी पहले आए बस खत्म। अच्छा, नए आना चाहिए, लोग नए आने चाहिए ताकि वो इदारे को बेहतर कर सकें। सही है। जुडिशल कमीशन की तरफ आते हैं। इसमें पहले जो इस वक्त आइन के तहत 9 रुकनी कमीशन होता है, अब उसको बढ़ा के 13 रुकनी किया जा रहा है कि 4 एक्स्ट्रा उसके अंदर मेंबर आ रहे हैं, 2 सेनेट से और 2 नेशनल असम्बली से, और ये 2 हुकूमत के होंगे, 2 अपोजिशन के होंगे। इसको इजाफे को आप क्या समझते हैं? बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक सियासी मुदाखलत है अदलिया के अंदर, या पार्लिमानी सियासी या एग्जेक्टिव की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो सारे के सारे जो हैं कि वो बराह रास्त पार्लिमान से मुतल्लिक ही होंगे ना, और तो किसी से नहीं मुतल्लिक होते, एग्जेक्टिव से मुतल्लिक होते हैं। और अगर वही लोग बेंच की तश्कील के अंदर बैठे होंगे और फिर केस टू केस जो है बेंच, ये नहीं होगा कि अच्छा जी कि एक दो बेंच बन गया तो उसमें से कोई रिटायर होगा तो फिर नया आएगा, बल्कि टाइम टू टाइम जो है कि कमीशन खुद बनाता रहेगा। तो ये मुदाखलत नहीं है वैसे अदलिया के अंदर? अदलिया के अंदर यही मसला था। 18th अमेंडमेंट आई और एक जुडिशल कमीशन बनाया गया। उससे पहले क्या था, एग्जेक्टिव जज बनाते थे, टोटल अख्तियार एग्जेक्टिव के पास था, किसी और का कोई अख्तियार नहीं था। फिर 18th अमेंडमेंट में जुडिशल कमीशन बना, बार को भी और अदलिया को भी और इंतजामिया को भी, सबको मौका मिला कि वो उसमें अपना इनपुट दे सके। 19वीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कराई, बार उसको पहले दिन से अपोज कर रही थी कि ये गलत हुआ है। आपने पूरे का पूरा अख्तियार जजेस को दे दिया कि वो अपनी अपॉइंटमेंट भी खुद ही करें, अपनी वो डिसिप्लिनरी काम भी अपने लिए खुद ही करें, और अपना सारा अख्तियार उन्हीं के पास हो। तो ये गलत है। अख्तियार एक ही बंदे के पास नहीं होना चाहिए कि आप भी फैसले करें, आप ही अपनी अपॉइंटमेंट भी करें, अपने जानिशीन की अपॉइंटमेंट भी आप ही करें। ये तो इन्होंने बादशाही बना ली थी। तो इस पर बार ने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है हमारी। और दूसरा ये कि पार्लिमानी कमेटी को इन्होंने फारिग कर दिया था अपनी जजमेंट्स के जरिए। अब आइन में एक पार्लिमानी पार्टी है जो अपना इनपुट देगी, उसको इन्होंने बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया, रबर स्टैम्प बना दिया। अच्छा, वो जो अपनी जजमेंट्स के जरिए, वो जो एक असूल या वो इसमें बैठते हैं तो ठीक है, ये अच्छा होगा, बेहतर होगा, सारी एक ही जगह पर अपनी इनपुट देंगे। अच्छा, वो जो एक असूल होता है कि अदलिया के अंदर जो है कि वो एग्जेक्टिव की या उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि वो आज़ादाना फैसले कर सके। तो अगर ये होगा, या पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी या सिलेक्शन करेगी, तो फिर मुफादात का टकराव नंबर 1, और नंबर 2 फिर क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि जजेस भी जो है कि वो पार्लिमान या सियासी जमातें वो अंदर लॉबिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी हमें बना दिया जाए? देखिए, उससे पहले जिस वक्त सारा कुछ एग्जेक्टिव ही बनाता था 18वीं तरमीम से पहले, वो तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर ये बनाते थे ना जज। तो ये इससे बड़ी और इंटरफेरेंस क्या थी? अब सबको बिठा लिया गया तो शफाफियत आनी चाहिए थी। जजों ने सबको बिठाने के बजाय अपने आप को ज्यादा वोट दिलवा दिए जुडिशियल कमीशन में। तो जुडिशियल कमीशन जो भी फैसला करेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे, तो मुशावरत होगी तो वो बेहतर फैसला कर सकता है निस्बतन किसी एक इदारे या एक शख्स के कहने पर जो फैसला हो वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमजद शाह साहब आपका। हमारे साथ पाकिस्तान बार सीनियर मेंबर गुफ्तगू कर रहे थे और अपने एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पर्सपेक्टिव बता रहे थे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक चीज़, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती रहती हैं, और इंडिया जो है कि हमें वो किसी मौके के ऊपर छोड़ता नहीं है अपना बकरू चेहरा दिखाने से। डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और वो मुख्तलिफ़ शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ खुतबात वगैरह रखे हुए हैं। और लाहौर दौरे के दौरान शाही मस्जिद में उन्होंने, जहाँ भी बहुत से लोग उन्हें मिले, वहीं
पे यकीनी बात है सियासी, समाजी, सहाफ़ती हर हल्के जो है उनसे मुलाकात करते हैं। एक पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग जो है एक सियासी जमात है, उनके 3 रहनुमा मुजम्मिल, इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस और फैसल नदीम, इन्होंने मुलाकात की और इंडियन मीडिया ने इसको जो है कि ये जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर और दहशत गर्दों से मुलाकातें करते फिरने, और उन्होंने ये कहा कि वो बादशाही मस्जिद के अंदर दहशत गर्दों की आमद, और वो उन्होंने इसको जमात दावा और लश्कर तैयबा के साथ मिलाकर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जो यकीनी तौर के ऊपर काबिल मज़म्मत अमल है। और हमें जो है कि इस किस्म की चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए और इनको हाईलाइट भी करना चाहिए ताकि हम इंडिया के इन मकरू अज़ाइम को नाकाम बना सकें। आज तक इतना ही, प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।